साथियों नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में हमें दिखाई देते हैं। पहली अवस्था है ठोस, जिसे सॉलिड स्टेट कहा जाता है। दूसरी अवस्था है द्रव, जिसे लिक्विड स्टेट के नाम से जाना जाता है। तीसरी अवस्था है गैस, जिसे गैसियस स्टेट के नाम से हम जानते हैं। हमारे चारों ओर पदार्थ मुख्यतः इन्हीं तीन अवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से पदार्थ की दो अवस्थाएं और भी होती हैं, जिन्हें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था कहा जाता है। तो कुल मिला के पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं: एक ठोस, एक द्रव, एक गैस, एक प्लाज्मा, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि क्या ठोस अवस्था जो है, पदार्थ की जो ठोस अवस्था है, उसे क्या हम द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, और द्रव अवस्था को क्या गैस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर यूं कहें कि गैस अवस्था को क्या द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर द्रव अवस्था को क्या ठोस अवस्था में परिवर्तित हम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है जी हाँ, एक पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए दो कारकों में परिवर्तन करना होता है। एक कारक ताप और दूसरा कारक है दाब। ताप और दाब की परिस्थितियों को परिवर्तित करके पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, और इसके उदाहरण भी हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं बर्फ जो कि किस अवस्था में है, हम देखते हैं ठोस अवस्था में है। उस बर्फ का ताप बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, उसे पानी में परिवर्तित कर सकते हैं, जल में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि किस में हो जाएगा, द्रव अवस्था में होता है। इसी प्रकार पानी का तापमान और अधिक बढ़ाकर हम इस पानी को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि फिर से क्या है, एक गैसीय अवस्था है। तो इस प्रकार हमें दैनिक जीवन में ये देखने को मिलता है कि ताप में परिवर्तन के द्वारा किस प्रकार पदार्थ की अवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है। और दूसरा फैक्टर हमने देखा दाब। दाब में परिवर्तन के माध्यम से भी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हम हमारे दैनिक जीवन में देख सकते हैं, और वो दैनिक जीवन का उदाहरण है गैस सिलेंडर। क्या है, गैस सिलेंडर। गैस जो सिलेंडर है, इस गैस सिलेंडर में, हालांकि इसका नाम गैस सिलेंडर है, लेकिन इसमें जो पदार्थ होता है वो कौन सा भरा होता है, अपनी लिक्विड स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में नहीं होता। यहाँ ये तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, और दाब में परिवर्तन करके इसे गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। कैसे, देखिए सिलेंडर के अंदर जो दाब होता है वो क्या होता है, अधिक, और जो वायुमंडलीय दाब होता है, बाहर की तरफ वायुमंडलीय दाब होता है, वो होता है कम। तो जैसे ही सिलेंडर से गैस क्या होती है, जैसे ही सिलेंडर से ये द्रव लिक्विड जो इसमें भरा है वो बाहर निकलता है, अधिक दाब से वो कम दाब में आ जाता है, यानी कि दाब में परिवर्तन हो जाता है, और दाब में परिवर्तन होते ही वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं हमारे दैनिक जीवन में कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ताप और दाब की अवस्था, ताप और दाब की परिस्थितियों को परिवर्तित करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो यह है कि क्या इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन सभी प्रकार के पदार्थों का हो सकता है, क्या सभी ठोस पदार्थों को तापमान बढ़ाकर लिक्विड स्टेट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसका उत्तर है, इसके कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे लकड़ी, जैसे पत्थर, इन पे कितना ही तापमान क्यों ना बढ़ा लिया जाए, ये अपनी द्रव अवस्था में कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। तो पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, दो कारक उसके लिए चाहिए होते हैं, ताप और दाब में परिवर्तन, लेकिन सभी पदार्थों को नहीं किया जा सकता, कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन सा है, लकड़ी और पत्थर। अब पदार्थ की तीन प्रमुख अवस्थाएं जो हमें हमारे चारों ओर देखने को मिलती हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उनके गुणधर्म क्या होते हैं, और ये गुणधर्म, इन गुणधर्मों के दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। पदार्थ की यदि ठोस अवस्था को हम देखें तो हम पाएंगे कि पदार्थ की ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, और बिल्कुल पास पास स्थित होने के कारण इन कणों के मध्य जो आकर्षण, सबसे पहली चीज तो हो गई, कण क्या होंगे, पास पास, कण क्या होंगे, पास पास, और कण इतने पास पास होंगे, इनके मध्य रिक्त स्थान क्या होगा, रिक्त स्थान इतना कम होता है कि इसे नगण्य माना जा सकता है। तो रिक्त स्थान को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान
होता ही नहीं है। अब कण पास पास होंगे, रिक्त स्थान नहीं होगा, तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। आकर्षण बल क्या होगा, कणों के मध्य ज्यादा होगा। तो ठोस अवस्था की पहली विशेषता तो क्या हो गई, पदार्थ के कण पास पास रहेंगे, रिक्त स्थान इनके बीच में नहीं रहेगा, कणों के बीच में आकर्षण बल अत्यधिक रहता है। और आकर्षण बल जब अत्यधिक हो, कण पास पास में हो और उनके मध्य रिक्त स्थान ना हो, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उनमें कणों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। पास पास कण होंगे तो जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है उसमें कणों की संख्या भी ज्यादा होगी। इसी कारण ठोसों का जो घनत्व होता है वो घनत्व भी क्या होता है, अधिक होता है। तो ठोस का घनत्व अधिक हो गया, कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक हो गया, कण पास पास हो गए, रिक्त स्थान उनके बीच में नहीं होता। जब कण इतने पास हैं और आकर्षण बल इतना ज्यादा है तो ऐसा संभव नहीं है कि इस आकर्षण बल को और अधिक बढ़ाया जा सके, अर्थात ठोस के कणों को और अधिक पास अब नहीं ला सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो भी क्या होती है, नगण्य होती है, नहीं होती। संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। अब इन सभी गुणों के कारण जो ठोस पदार्थ है उनकी आकृति और आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित हो जाता है। दोनों ही क्या हो जाते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये बात करी ठोस की कुछ विशेषताओं की। अब ठोस के ये जो कण पास पास स्थित हैं, इन्हें और अधिक पास तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इन्हें दूर तो ले जाया जा सकता है। इनके मध्य आकर्षण बल को कम तो किया जा सकता है। तो हाँ, उस आकर्षण बल को कम जरूर हम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, ताप बढ़ाकर। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे इन कणों की जो गतिज ऊर्जा क्या है वो बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण ये एक दूसरे से दूर गति करेंगे, इनके मध्य का आकर्षण बल टूट जाएगा और अब स्थिति क्या हो जाएगी, ये कण जो पहले पास पास स्थित थे अब ये क्या हो जाएंगे, दूर होने लगेंगे, जिससे पदार्थ ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी एक निश्चित तापमान पर ठोस पदार्थ क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। लेकिन यहां भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि हमने देखा था कि पदार्थ का एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना दो चीजों पर निर्भर कर रहा था। एक चीज तो क्या थी, ताप, और दूसरी चीज क्या थी, दाब। तो ताप को तो हम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन दाब को भी हमें ध्यान रखना है कि दाब जो होता है वो भी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करता है। इसलिए अलग अलग दाब पर पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने का ताप क्या होता है, अलग अलग। अब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब पदार्थ बदलता है तो उस तापमान को हम क्या कह देते हैं, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। और ये मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक एक ही पदार्थ का अलग अलग दाब पर अलग अलग होता है। अलग अलग दाब पर ठोस का द्रव में बदलने का तापमान या हम कह सकते हैं गलनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आइए बात करते हैं गलनांक के बारे में कि ये गलनांक होता क्या है और गलनांक जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो गलनांक जैसे हमने देखा कि ठोस से द्रव अवस्था में जब कोई भी पदार्थ क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो वो पॉइंट, वो तापमान क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा किसके द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है, वो दाब के द्वारा भी निर्धारित होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई तापमान ऐसा है जो ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देता है तो वो उस पदार्थ के लिए क्या होता है, गलनांक। तो गलनांक क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाए, गैस अवस्था में परिवर्तित, ठोस अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। अब ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया के दौरान हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो ठोस है वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, अपितु कुछ मात्रा ठोस की क्या हो जाती है, शेष रह जाती है। तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर भी पूरा का पूरा ठोस द्रव अवस्था में नहीं बदलता, अपितु ठोस और द्रव के बीच में एक साम्य या इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाती है। और इस साम्य या इक्विलिब्रियम के कारण मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक पर भी पदार्थ की दोनों अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठोस अवस्था भी और द्रव अवस्था भी हमें देखने को मिलती है। अब इसके अलावा एक अन्य तथ्य को हम देखें गलनांक के संदर्भ में, तो हम देखते हैं कि जब क्या करते हैं हम किसी भी ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठोस को क्या किया हमने, किसी भी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर प्रारंभ में तो इस ठोस का तापमान क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही ये तापमान कहां पहुंचता है,
मेल्टिंग पॉइंट या एमपी पर पहुंच जाता है, इस मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक के बिंदु पर पहुंचने के पश्चात अब इस ठोस का तापमान नीचे से और ज्यादा ताप देने पर भी, नीचे से और ज्यादा गर्म करने के बावजूद भी बढ़ता नहीं है। उसका कारण क्या है कि अब ठोस जो है अपनी अवस्था परिवर्तन प्रारंभ कर देता है, अर्थात ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना चालू कर देता है। इसलिए इस मेल्टिंग पॉइंट की स्थिति में चूंकि दिया गया तापमान अवस्था परिवर्तन के काम आने लग गया, इसलिए पूर्ण निकाय का जो तापमान है वो अब बढ़ता नहीं है। ये बात करी हमने पदार्थ के गलनांक की, या जिसे द्रवणांक या फिर इंग्लिश में इसे मेल्टिंग पॉइंट या एमपी के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है। अब बात करते हैं दाब को गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है दाब। दाब अब किस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है? तो कुछ पदार्थों के लिए तो दाब बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अर्थात गलनांक दाब के समानुपाती होता है कुछ पदार्थों के लिए। तो कुछ पदार्थों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उन पदार्थों पर यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो उनका गलनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो इस नियम का पालन करते हैं? ऐसे वे सभी ठोस होते हैं जो पिघलकर आयतन में क्या कर लेते हैं? वृद्धि कर लेते हैं। यानी कि ऐसे सभी ठोस पदार्थ जो कि पिघलने पर आयतन में वृद्धि कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं उनका ठोस अवस्था में जो आयतन होता है वो कम होता है, जबकि द्रव अवस्था में आयतन ज्यादा होता है। या फिर चूंकि आयतन और घनत्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, या फिर दूसरी भाषा में हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ऐसे सभी पदार्थ जिनका ठोस अवस्था में तो घनत्व अधिक है और द्रव अवस्था में घनत्व कम है, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और इस प्रकार के पदार्थों के उदाहरण हैं मोम और तांबा। इन सभी पदार्थों का जो गलनांक है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घट जाता है। तो गलनांक दो प्रकार से प्रभावित होता है दाब से। कुछ पदार्थों के लिए तो दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है और कुछ पदार्थों के लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। अब घटता कौन से पदार्थों के लिए है? घटता उन पदार्थों के लिए है जो पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में आते हैं तो उनका आयतन घट जाता है, या इसे दूसरे शब्दों में कहें, जो पदार्थ जब अपनी ठोस अवस्था में रहते हैं तो उनका घनत्व क्या रहता है? कम रहता है, और द्रव अवस्था में उनका घनत्व बढ़ जाता है, जैसे कि बर्फ, ढलवा लोहा, पीतल, एंटीमनी और बिस्मिथ। आप देखते हैं कि बर्फ जल में तैरती रहती है, जबकि अन्य जो ठोस हैं वो अपने द्रव में डूब जाते हैं, लेकिन बर्फ तैरती रहती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, और जिस वस्तु का घनत्व जिस वस्तु में से ज्यादा होता है वो उस वस्तु में क्या हो जाती है? डूब जाती है। लेकिन यहां हमने देखा कि बर्फ का घनत्व है, हालांकि ये ठोस है, पानी इसकी तरल अवस्था है, लेकिन ठोस अवस्था में होने के बावजूद इसका घनत्व क्या है? पानी से कम है, इसलिए ये पानी पर तैरती रहती है। ऐसे पदार्थों के लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा कारक जो पदार्थ के गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है वो है पदार्थों में अशुद्धि मिला देना। जितनी ज्यादा अशुद्धि किसी पदार्थ में मिला दी जाएगी उतना ही उस पदार्थ का गलनांक जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो गलनांक व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित है किससे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिलाने पर। इसीलिए हम देखते हैं कि मिश्र धातु क्या होती हैं? मिश्र धातु जिनमें शुद्ध धातु के अलावा एक अन्य धातु और सम्मिलित होती है वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं का जो गलनांक होता है वो कम होता है शुद्ध धातु की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि मिश्र धातु में शुद्ध धातु के अलावा एक अशुद्धि के रूप में अन्य धातु मिली हुई है। तो ये था ठोस पदार्थों का गलनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उन कारकों में हमने दो चीजें देखी, एक तो दाब और एक अशुद्धि मिलाने पर तो सभी पदार्थों का जो गलनांक है वो घट जाता है, लेकिन दाब बढ़ाने पर कुछ पदार्थों का गलनांक घट जाता है और कुछ पदार्थों का बढ़ जाता है। कौन से का घटता है, कौन से का बढ़ता है, उसकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन पर पदार्थ के घनत्व में किस प्रकार का परिवर्तन होता है।
तो हम देखते हैं कि जैसे ही ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो ज्यादातर जो पदार्थ हैं उनका जो घनत्व है वो घनत्व ठोस अवस्था में क्या होता है, अधिक होता है, और द्रव अवस्था में क्या होता है, कम होता है। द्रव अवस्था में घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसलिए जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ का तो उनका घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। या इसे हम यूं कह सकते हैं कि पदार्थ का घनत्व ठोस अवस्था में अधिक होता है सामान्य तौर पर, और द्रव अवस्था में घनत्व उनका कम होता है। और इस नियम या इस सिद्धांत का जो धातु पालन करते हैं, जो ठोस पालन करते हैं, वो अपने द्रव में क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, अपने द्रव में डूब जाते हैं। कैसे डूब जाते हैं, क्योंकि घनत्व ठोस का अधिक होता है और द्रव का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो द्रव अवस्था में जैसे ही परिवर्तित हुए तो बाकी का जो ठोस बचता है, जो पिघला नहीं है इस ठोस पदार्थ का, उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक घनत्व वाला कम घनत्व में क्या होता है, सदैव डूब जाता है, इसलिए ये अपने द्रव में डूब जाते हैं। साथ ही साथ एक और बात इनके संदर्भ में जो कही जा सकती है वो ये कि इस प्रकार के नियम का जो पदार्थ पालन करते हैं उन्हें कभी भी सांचे के अंदर नहीं डाला जा सकता, सांचे के अंतर्गत उनको ढाला नहीं जा सकता। और इसके उदाहरण हैं मोम, तांबा, सोना और चांदी। इनको सांचे में भी नहीं डाल सकते, इसलिए इनका मुद्रण करके, इन धातुओं का मुद्रण करके या इन ठोस पदार्थों का मुद्रण करके मुद्रा नहीं बनाई जा सकती, इसकी केवल मोहरें ही बनाई जा सकती। यही कारण है कि सोने और चांदी को मुद्रण धातु नहीं माना जाता है, केवल इनकी क्या बनाई जा सकती है, मोहरें बनाई जा सकती हैं, स्टाम्प इनकी बनाई जा सकती है। अब ये तो बात हुई कुछ ऐसे पदार्थों की जिनका ठोस अवस्था में घनत्व अधिक था और द्रव अवस्था में घनत्व कम था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका द्रव अवस्था में घनत्व अधिक होता है, द्रव अवस्था में घनत्व अधिक होता है। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं। अब ये पदार्थ कौन से होते हैं, ये पदार्थ के उदाहरण हैं लोहा, पीतल, एंटीमनी, बिस्मिथ और कुछ प्रकार की मुद्रण धातुएं, और साथ ही साथ बर्फ। ये सभी ऐसे ठोस होते हैं जिनका अपनी ठोस अवस्था में तो क्या होता है, ठोस अवस्था में घनत्व क्या है, कम है, ठोस अवस्था में घनत्व कम है, जबकि इनका द्रव अवस्था में घनत्व क्या है, द्रव अवस्था में घनत्व है अधिक। अब ठोस अवस्था में जब घनत्व कम होता है तो वो क्या होने लग जाएगी, अपने से अधिक घनत्व वाली जो द्रव होता है उसमें तैरने लग जाएगा। यही कारण है कि बर्फ क्या होती है, अपने द्रव में तैरती रहती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व इसकी तरल अवस्था अर्थात पानी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और इस प्रकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं या ठोस धातुएं होती हैं उनको क्या किया जा सकता है, सांचे में ढाला जा सकता है, साथ ही साथ उनसे मुद्रण धातुएं, उनका मुद्रण भी किया जा सकता है। इसीलिए लोहा, पीतल, एंटीमनी और बिस्मिथ को क्या कहा जाता है, मुद्रण धातुओं के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ के एक अन्य गुण जिसे क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक। तो हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट वो तापमान होता है जिस पर द्रव क्या हो जाए, अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। द्रव अपनी ठोस अवस्था में जिस तापमान पर परिवर्तित हो जाता है उस तापमान को क्या बोल देते हैं, हिमांक बोल देते हैं। और ये किस पे होता है, वायुमंडलीय दाब पर। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव अवस्था अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे क्या कह देते हैं, उस पदार्थ के लिए हिमांक कह देते हैं। अब जैसा हमने देखा था कि गलनांक पर पूरा का पूरा ठोस द्रव अवस्था में नहीं बदलता, उसी प्रकार हिमांक बिंदु पर भी पूरा का पूरा द्रव ठोस अवस्था में नहीं बदलता, अपितु कुछ द्रव शेष रहता है और ठोस और द्रव के मध्य एक क्या स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिमांक बिंदु पर भी पदार्थ में ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं ही क्या होती है, मौजूद होती हैं। अब बात करते हैं हिमांक की निर्भरता, फ्रीजिंग पॉइंट की निर्भरता के बारे में कि कौन कौन से कारकों पर हिमांक किसी भी पदार्थ का निर्भर करता है। सबसे पहले तो हिमांक निर्भर करता है दाब पे, जैसा हमने देखा था गलनांक भी निर्भर कर रहा था दाब पे, उसी प्रकार से हिमांक भी दाब पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा दाब बढ़ाया जाएगा उतना ही ज्यादा हिमांक बढ़ जाता है, अर्थात समानुपाती रूप से निर्भर करता है किस पे, ये दाब पे। उसी प्रकार अशुद्धि पर भी ये समानुपाती रूप से निर्भर करता है, अर्थात जितनी इंप्योरिटी या अशुद्धि बढ़ाई जाएगी उतना ही पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक जो है वो बढ़ता जाएगा।
सामान्य तौर पर जनरली यदि हम देखें तो पदार्थ का जो हिमांक बिंदु होता है और जो गलनांक ताप होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम बर्फ के मामले में हम देखें तो गलनांक और हिमांक दोनों ही बर्फ और जल के लिए कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जल के लिए हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हम देखते हैं कि हिमांक और या फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसी पदार्थ के लिए क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, एक होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिमांक से नीचे की जो तापमान होता है उस पर भी क्या कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था में रह सकता है। हमने देखा था कि जैसे ही किसी पदार्थ को ऐसा तापमान दे दिया जाएगा जो उसके हिमांक से क्या हो, नीचे हो, हिमांक से कम हो, तो वो पदार्थ ठोस द्रव अवस्था से किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब द्रव का तापक्रम जो होता है वो तो हिमांक से नीचे होता है, द्रव का ताप जो होता है वो हिमांक से कम होता है या फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट से कम होने के बावजूद ये द्रव ठोस अवस्था में नहीं होता अपितु द्रव अवस्था में ही रहता है। और उस प्रकार के द्रव को क्या बोल दिया जाता है, उस प्रकार के द्रव को सुपर कूल्ड लिक्विड बोल दिया जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड का तात्पर्य ऐसा द्रव जो कि हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे के तापमान पर होने के बावजूद भी अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है और द्रव अवस्था में ही रहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कह देते हैं। और इसी प्रकार का एक सुपर कूल्ड लिक्विड का उदाहरण हमें देखने को मिलता है हिमकारी मिश्रण के रूप में, जिसका उपयोग आप देखते हो कुल्फी वाला जो होता है अपनी कुल्फियों को एक पानी में रखता है, बर्फ की जगह किस में रखता है, पानी में रखता है, और वो पानी एक्चुअल में होता क्या है, हिमकारी मिश्रण कहलाता है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि बर्फ का जो तापमान जैसे ही पानी को क्या दे दिया जाएगा, उसका तापमान कम कर दिया जाएगा, तो जैसे ही हिमांक से नीचे आएगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि बर्फ में नमक या शुष्क बर्फ मिला दी जाए और साथ में अल्कोहल मिला दिया जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, हिमकारी मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। ये हिमकारी मिश्रण पदार्थ को रखता तो हिमांक से नीचे के तापमान पर है, लेकिन पदार्थ की अवस्था कैसी रहती है, द्रव अवस्था ही रहती है, वो ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होता। यानी पदार्थ का तापमान तो हिमांक से नीचे, लेकिन फिर भी वो अपनी द्रव अवस्था में, अपने ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं रहता अपितु द्रव अवस्था में ही रहता है। अब जब बर्फ में, मैंने आपको बताया कैसे प्राप्त करते हैं हिमकारी मिश्रण, बर्फ में नमक मिलाने पर, बर्फ में जब नमक मिला दिया जाता है तो पानी का तापमान जो है वो बर्फ से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन बर्फ से कम होने के बावजूद भी वो पानी बर्फ में क्या नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। और इसका उपयोग किया जाता है कुल्फी जमाने में, क्योंकि ये 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्रदान करता है। तो ये था हिमकारी मिश्रण और उसके कुछ दैनिक जीवन के अनुप्रयोग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अवस्था के बारे में, पदार्थ की जो अगली अवस्था है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था जो होती है उसमें ठोस अवस्था की अपेक्षा, ठोस अवस्था में हमने देखा था कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास स्थित होते हैं, बिल्कुल पास पास, ये तो हो गई ठोस अवस्था। लेकिन जैसे ही द्रव अवस्था को हम देखते हैं, पदार्थ के कण ठोस की अपेक्षा एक दूसरे से क्या होते हैं, कुछ दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, अर्थात इनके मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है। रिक्त स्थान स्थापित उपस्थित होने के कारण जो है ये पदार्थ हम क्या कर सकते हैं, रिक्त स्थान उपस्थित है तो इन पर जैसे ही क्या करेंगे, इनको गर्म किया जाता है तो इनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो टूट जाता है और ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस अवस्था की भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के हम देख रहे हैं द्रव अवस्था और उसके गुण। चूंकि मैंने आपको बताया इसमें पदार्थ के कण दूर दूर स्थित होने के कारण जो आकृति होती है वो इनकी निश्चित नहीं होती है। जिस पात्र में या जिस बर्तन में इस द्रव पदार्थ को डाला जाता है उसी बर्तन या पात्र की आकृति ये धारण कर लेते हैं। जैसे किसी आयताकार बर्तन में आप तेल को डाल देंगे, पानी को डाल देंगे तो वो आयताकार आकृति ग्रहण कर लेगा, किसी गोल बर्तन में डाल देंगे तो गोल आकृति धारण कर लेगा, लेकिन इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो ठोसों में तो हमने देखा था आकृति भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, जबकि द्रव अवस्था में आकृति तो क्या है, अनिश्चित, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। हमने देखा कि ठोस द्रव अवस्था में पदार्थ के कण एक दूसरे से थोड़े दूर स्थित होते हैं,
लेकिन फिर भी इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्यरत रहता है और इस आकर्षण के बल के कारण इन कणों का मुक्त गमन नहीं होता। यदि किसी प्रकार का आकर्षण इनके मध्य नहीं होगा तो ये मुक्त गमन करने लग जाएंगे, यानी एक दूसरे को छोड़कर दूर जाने लग जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। अब द्रव अवस्था द्वारा जो विशेषताएं, जो गुणधर्म दर्शाए जाते हैं, उनमें से एक है वाष्प दाब, एक है पृष्ठ तनाव, एक शांता और एक क्वथनांक। आइए सभी को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं हम वाष्प दाब। हालांकि विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्टरी रूप से हम समझते हुए चलते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है, पृष्ठ तनाव, शांता और क्वथनांक क्या होता है। वाष्प दाब की यदि हम बात करें तो कोई भी जो द्रव होता है, उस द्रव को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इससे क्या बनने लग जाती है, भाप बनती है, वाष्प बनने लग जाती है। ठीक है, इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है, उस दाब को ही हम किस नाम से जानते हैं, वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। दूसरी विशेषता है द्रवों की पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का तात्पर्य है प्रत्येक द्रव की ये प्रकृति होती है कि वो अपनी सतह का जो क्षेत्र है, उस सतह क्षेत्र को न्यूनतम करने चाहता है, सतह क्षेत्र न्यूनतम करने का प्रयास करता है, और इस सतह क्षेत्र को न्यूनतम करने के प्रयास में एक तनाव बल उत्पन्न होता है, और वो तनाव बल क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है सतह पर। तो हम कह सकते हैं पदार्थ, जो द्रव पदार्थ होता है, उसकी जो सतह होती है, उसके एकांक लंबाई पर जो तनाव बल लगता है, तो तनाव लगता है, उसे ही क्या कह देते हैं हम, पृष्ठ तनाव के नाम से जाना जाता है। लंबाई मान लो इस सतह की L हो और बल इस पे F लगे, तो इसे F/L के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद होती है शांता। शांता को सामान्य शब्दों में कहें तो ये द्रव पदार्थ का वह गुण है जो इसे बहने से रोकता है, अर्थात किसी द्रव की शांता जितनी अधिक होगी उतना ही वो बहने का क्या करेगा, अपने बहने का विरोध करेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि शहद और पानी को यदि हम एक ही जगह से बहाते हैं तो शहद अपेक्षाकृत धीरे बहाव दिखाता है, जबकि पानी तेजी से बहाव दिखाता है। क्यों? क्योंकि शहद की शांता अधिक है जबकि पानी की शांता कम है। तो शांतता का तात्पर्य सामान्य शब्दों में हम कहें तो गाढ़ापन, जितना ज्यादा गाढ़ा होता है कोई लिक्विड उतनी ज्यादा उसकी शांता होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वथनांक की। तो क्वथनांक वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान होता है जब क्या हो जाए, कोई भी द्रव अपनी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। आइए सबके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम बात करते हैं। सबसे पहले एक प्रक्रिया हमें इस बारे में देखनी है, इस संदर्भ में देखनी है, वो प्रक्रिया है वाष्पीकरण और वाष्पन। वाष्पीकरण और वाष्पन लगभग एक जैसे शब्द आपको प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर है। आइए देखते हैं क्या अंतर है। पहले हम बात करते हैं वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण का तात्पर्य है जो द्रव होता है, हम देखते हैं द्रव का अपनी सतह के, द्रव की सतह पे जो कुछ कण स्थित होते हैं उनका वाष्प में परिवर्तित हो जाना, उनका स्वतः ही वाष्प में परिवर्तित हो जाना, जो क्या कहलाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, वाष्पीकरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वाष्पीकरण कह देते हैं। अब ये वाष्पीकरण जो है वो दो तरीकों से हो सकता है। पहला तो इवेपोरेशन या वाष्पन की विधि के द्वारा, और दूसरा क्वथन या बॉइलिंग के द्वारा। पहले बात करते हैं वाष्पन के बारे में। पदार्थ की, द्रव पदार्थ की जो सतह होती है उस पर जो कण स्थित होते हैं उन पर एक क्या लगती है, गतिज ऊर्जा लगती है, गतिज ऊर्जा लगती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण ये पदार्थ क्या करते हैं, अपनी अवस्था परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, और यहां से ये किस में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं, वाष्प में परिवर्तित होने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से कणों की गतिज ऊर्जा के कारण क्वथनांक से कम ताप पर भी, क्वथनांक से कम ताप पर भी द्रव अवस्था के कुछ कण, द्रव पदार्थ के कुछ कण किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, वाष्पन कह देते हैं। दूसरा होता है क्वथनन या बॉइलिंग। क्वथन का तात्पर्य है इन जो द्रव अवस्था के कण हैं उन कणों की गतिज ऊर्जा को ताप देकर बढ़ाना। तो जैसे ही हम नीचे से क्या देंगे, ताप देंगे, तो ताप देने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब क्वथनांक के बिंदु तक का ताप दे दिया जाएगा उस अवस्था में इस द्रव पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि ये गमन करने लगते हैं, जिससे द्रव अवस्था क्या हो जाती है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, या द्रव क्या इसमें परिवर्तित हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। अब ऐसे कौन से कारक हैं जो इस वाष्पीकरण
की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वाष्पन को प्रभावित करते हैं। तो देखिए वाष्पन हमने पहले वाला प्रक्रम इवेपोरेशन जिसे हमने कहा था, जिसमें पदार्थ का जो तरल अवस्था के जो कण होते हैं वो क्वथनांक को प्राप्त किए बिना ही क्या करने लग जाते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लग जाते हैं, वाष्प में परिवर्तित होने लग जाते हैं। और इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है क्वथनांक। सबसे पहला कारक क्या है, क्वथनांक। जिस द्रव पदार्थ का क्वथनांक जितना अधिक होगा, क्वथनांक क्या होगा, जितना अधिक होगा, उसका वाष्पन उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि उस पदार्थ को, उस तरल पदार्थ को अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए जो ताप चाहिए वो अधिक चाहिए होगा। तो जितना ज्यादा ताप चाहिए होगा उतनी ही कम मात्रा में पदार्थ क्या करेंगे, अपने अवस्था को परिवर्तित करेंगे, क्योंकि इसके लिए अधिक ताप चाहिए। और जब तक वो अधिक ताप प्राप्त नहीं होगा ये अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करेंगे और इस कारण वाष्पन नहीं होगा। और ताप के ये सीधे रूप से क्या होंगे, समानुपाती होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ा देंगे वैसे वैसे इन द्रव पदार्थों का जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ ही क्या होता जाएगा, इनकी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाएगी। साथ ही द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। देखिए ये क्या होता है, द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल। इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कह दिया, द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसी भी द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसको तापमान मिलेगा, और उतना ही ज्यादा ये किस में परिवर्तित होंगे, वाष्प में परिवर्तित होंगे। इसीलिए वाष्पन द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। साथ ही साथ द्रव के पृष्ठ पर दाब के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि द्रव है, जो द्रव है उस पर यदि हम ऊपर से क्या लगा देंगे, एक दाब आरोपित कर देंगे, तो ये इन कणों को क्या ला देगा, और ज्यादा पास पास ला देगा द्रव के कणों को। और जब ज्यादा पास ला देगा द्रव के कणों को तो इनको अपनी ये स्थान छोड़ने के लिए या इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके कारण इनका जो वाष्पन की दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पन की जो दर है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। ताप के वो समानुपाती होती है, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और द्रव के पृष्ठ पर दाब के वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जैसे जैसे वाष्पन होता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि जैसे ही द्रव की किसी सतह से क्या होता है, ये द्रव की कोई सतह है और हम यहाँ नीचे से जब इस द्रव को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, द्रव के जो कण होते हैं ये वाष्प में परिवर्तित होना चालू कर देते हैं। अब वाष्प में जैसे जैसे परिवर्तित होंगे वैसे वैसे वाष्प नीचे की तरफ क्या डालेगी, दबाव डालेगी। अब दबाव डालने के कारण जैसा मैंने आपको बताया, दबाव जब बढ़ जाता है इन कणों के ये द्रव के जो कण हैं इन पर दबाव बढ़ेगा, इस वाष्प के कारण दबाव बढ़ेगा तो ये कण पास पास में आ जाएंगे, आकर्षण बल इनमें बढ़ जाएगा और इस आकर्षण बल को तोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए प्रारंभ में तो क्या होता है, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्पन की दर बढ़ती है, लेकिन थोड़ी देर में वाष्पन की दर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वाष्प बनी है वो नीचे वापस से द्रव के ऊपर दबाव लगाती है, जो वाष्पन की दर को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये था वाष्पीकरण और वाष्पन। उसके बाद द्रव के दो गुणों के बारे में हम बात करेंगे, वो है वाष्प दाब और क्वथनांक। वाष्प दाब को थोड़ा सा हमने समझा था इससे पहले भी कि वाष्प दाब क्या होता है, जब भी द्रव की किसी सतह को क्या करेंगे, हम द्रव को गर्म करते हैं तो सतह से कुछ अणु क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, वाष्प में परिवर्तित होते हैं, और ये वाष्प वापिस से एक द्रव की सतह पर एक दबाव डालती है जिसे हम क्या कह देते हैं, वाष्प दाब कह देते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान, किस दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर पदार्थ क्या हो जाए, अपनी द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाए, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो उस द्रव के लिए क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ऐसा तापमान जब द्रव का क्या हो जाए, जो वाष्प दाब इस पे लग रहा है वो वाष्प दाब बाह्य वायुमंडलीय जो दाब है, वाष्प दाब बाह्य दाब के या वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो वो ताप जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस तापमान को हम क्या कह देते हैं, द्रव का क्वथनांक कह देते हैं। जल के यदि क्वथनांक की हम बात करें, पानी के क्वथनांक की बात करें, तो वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में उसे नापे तो वो 373 डिग्री केल्विन होता है। अब जैसा हमने देखा था कि गलनांक
या मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कुछ कारकों पर निर्भर कर रहे थे, उसी तरह द्रव अवस्था का जो क्वथनांक होता है, द्रव पदार्थ का जो क्वथनांक होता है, वो भी कुछ कारकों पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं कौन कौन से कारक। सबसे पहले तो वो दाब के समानुपाती होता है और दूसरा अशुद्धि के समानुपाती होता है। अर्थात किसी द्रव पदार्थ में जितनी अशुद्धि हम मिलाते जाएंगे उतना ही उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक जो है वो बढ़ता जाएगा। और इसी प्रकार जब हम किसी भी द्रव की सतह पर क्या बढ़ा देंगे, दाब बढ़ा देंगे, तो दाब जैसे ही बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने के कारण ये द्रव के जो कण हैं वो आपस में पास आ जाएंगे, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो इनको गतिज ऊर्जा देने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, जिससे ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हों। इसी कारण इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटाने पर घट जाता है, अशुद्धि मिलाने पर भी क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये थे वाष्प दाब और क्वथनांक। उसके बाद हम देखेंगे क्वथनांक के दैनिक जीवन में किस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका दैनिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देखने को मिलता है जब आप पहाड़ों पर जाते हो। तब पहाड़ों पर जैसे ही आप जाएंगे तो पहाड़ों पर आप देखेंगे, जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम। और हमने देखा था कि क्वथनांक वायुमंडलीय दाब या कह सकते हैं दाब पर क्या होता है, निर्भर करता है। दाब कम होने पर क्वथनांक कम, दाब ज्यादा होने पर क्वथनांक अधिक। तो दाब कम हो गया तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पर किसी भी द्रव अवस्था वाली जो पदार्थ होता है उसका क्वथनांक कम हो जाता है। अर्थात कम ताप पर ही गैस द्रव क्या हो जाता है, कम ताप पर ही द्रव होता है वो उबलने लग जाता है और गैस में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस कारण जो भोज्य पदार्थ होता है उसको उतना तापक्रम मिल ही नहीं पाता जिसमें वो पके। क्यों? क्योंकि क्वथनांक हो गया कम और कम तापमान पर ही द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो ताप उसे मिल ही नहीं पा रहा जिसमें भोज्य पदार्थ पक जाए। इसलिए यहां पर प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है पहाड़ों पर। अब ये प्रेशर कुकर क्या करता है, ये जो वायुमंडलीय दाब कम हुआ था उस वायुमंडलीय दाब को बढ़ा देता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ते ही क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और क्वथनांक के बढ़ते ही वो ताप जिस पर कोई द्रव उबलेगा वो ताप भी बढ़ जाता है। यानी भोज्य पदार्थों को अधिक तापमान अब मिलता है और अधिक तापमान में उनका पकना क्या होता है, सरल होता है। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में हमें क्वथनांक का उदाहरण देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक अन्य युक्ति की, एक अन्य उपकरण की जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हम काम में लेते हैं, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। अब ये जो फ्रिज होता है ये भी अवस्था परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कैसे? देखिए, जब भी क्या होता है, कोई भी द्रव क्या होता है, वाष्पित होता है, वाष्प में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, तापमान में कमी होती है। क्यों? क्योंकि द्रव किस में हो गया, वाष्प में जब परिवर्तित होता है तो आसपास के वातावरण से इस जगह को घेरने के लिए तापमान में जो कमी हुई है उसको भरने के लिए आसपास के वातावरण से जो हीट है, जो उष्मा है, वो यहाँ पहुँचती है। वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के कारण जो जगह खाली हुई वहाँ से जो तापमान कम हुआ, जहाँ से वाष्पीकरण हुआ वहाँ ताप कम, और ताप कम होने की वजह से आसपास की जो हीट है, आसपास में जहाँ तापक्रम अधिक है, हमने देखा उष्मा किस तरफ संचरित होती है, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर। यहाँ ताप कम हो गया क्योंकि यहाँ से वाष्पीकरण हो गया, तो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से उष्मा संचरित होके जहाँ तापमान अधिक है वहाँ से इस ओर आती है, जिससे आसपास का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आसपास कम तापमान हो जाता है। इसी प्रकार का उदाहरण हमें रेफ्रिजरेटर में देखने को मिलता है। कैसे? रेफ्रिजरेटर में जो तांबे की कुंडलियां होती हैं उसमें फ्रीऑन गैस भरी होती है। इस फ्रीऑन गैस का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। और वाष्पीकरण होने से रिजल्ट क्या होता है, उस जगह का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आसपास का जो क्षेत्र है वहां से हीट पहुंचने लगती है। तो कुल मिला के इस वाष्पीकरण के कारण तापमान क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेटर में कम हो जाता है। और इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण हमें देखने को मिलता है नेल पेंट रिमूवर और गर्मियों में पसीने आने के रूप में। गर्मियों से हमारे शरीर में जब क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है, तो हम देखते हैं कि शरीर का तापमान जो है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, वाष्पीकरण।
और जैसे ही वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होने से यहाँ का तापमान क्या हो गया, कम हो गया, ताप कम हो गया, तो आसपास का जो वातावरण है वहां से क्या होगा, उष्मा का संचरण इस तरफ होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, अधिक ताप से कम ताप की ओर, जिससे आसपास का वातावरण मतलब हमारा शरीर, पसीने आने की स्थिति में पसीने कहाँ आते हैं, शरीर पे, तो शरीर से जो उष्मा का संचरण होता है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर हो जाता है, जिससे हमें ठंडक क्या होती है, पसीने आने पर महसूस होती है। इसी प्रकार का सिद्धांत कार्य करता है। नेल पेंट रिमूवर को जब अपने हाथ पे हम रखते हैं तो वहां से क्या हो जाता है, नेल पेंट रिमूवर का वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण होने के कारण वहां से क्या हो जाता है, तापमान की कमी होती है, और इसी तापमान की कमी के कारण नेल पेंट रिमूवर को जब हमारे हाथ में हम रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये थे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण जो हमें देखने को मिलते हैं किसके, अवस्था परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसीय अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में हमने बात की, द्रव अवस्था के बारे में हमने बात की, अगली जो अवस्था वो कहलाती है गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था के गुणों को यदि हम देखें तो इसमें हम पाएंगे ठोस और द्रव की अपेक्षा जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, बहुत दूर स्थित होते हैं, और इन कणों के मध्य आकर्षण बल लगभग क्या रहता है, नगण्य। आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। और आकर्षण बल नगण्य और बहुत दूर स्थित होने के कारण क्या कहा जा सकता है, हमें हम क्या कह सकते हैं कि गैसों का अब हम संपीड़न कर सकते हैं, यानी गैस के कण क्या है, बहुत दूर दूर स्थित है, तो इन्हें और अधिक पास लाने की संभावना रहती है, इसलिए गैसों का संपीड़न या कंप्रेशन किया जा सकता है, इन्हें दबाया जा सकता है, इनका कंप्रेशन या इनकी संपीड़ना की जा सकती है। अब गैस के ये जो अणु जो दूर दूर हमें दिखाई दे रहे थे, ये सभी दिशाओं पर क्या डालते हैं, समान दबाव डालते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, नगण्य क्या होता है, आकर्षण बल इनमें होता है, इसलिए इनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठोस में हमने देखा था आकृति आयतन दोनों निश्चित है, द्रव में हमने देखा आकृति अनिश्चित लेकिन आयतन अनिश्चित। गैस में हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी पात्र में हम गैस डालते हैं तो जितना खुलापन, जितना स्पेस गैस को मिलता है उतनी ही वो फैलती जाती है, यानी आकृति भी निश्चित, अनिश्चित, और दूसरा आयतन भी इनका क्या होता है, अनिश्चित होता है। और चूंकि किसी प्रकार का आकर्षण बल कणों के मध्य कार्य नहीं करता, इसलिए बिना किसी यांत्रिक सहायता के इनको प्रत्येक अनुपात में क्या किया जा सकता है, मिश्रित किया जा सकता है, एक दूसरे में मिलाया जा सकता है, क्योंकि कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। रिक्त स्थान अधिक होता है, ये हमने देख लिया। आकर्षण बल कणों के मध्य लगभग क्या होता है, नगण्य होता है। और पूरी आवर्त सारणी में यदि हम देखें तो कुल 11 हमें गैसीय तत्व दिखाई देते हैं, और ये 11 गैसीय तत्व जो कि पूरी आवर्त सारणी में हमको दिखते हैं वो हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, AR, KR, जिनोन और रेडोन। ये सभी क्या हैं, गैसीय तत्व हैं जो कि आवर्त सारणी में स्थित हैं। तो कुल मिलाकर जो गैसीय तत्व अस्तित्व में हैं वो कितने हैं, 11। वापस से एक बार नाम देख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये सभी के सभी क्या हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं आवर्त सारणी के अंतर्गत। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में बात की, ठोस अवस्था की विशेषताओं के बारे में बात की, ठोस अवस्था के क्या गुणधर्म होते हैं और किस प्रकार से उन गुणधर्मों से दैनिक जीवन की घटनाएं क्या हैं, समझी जा सकती हैं। इसी प्रकार गैसीय अवस्था के क्या गुण हैं, कौन सी दैनिक जीवन की घटनाएं गैसीय अवस्था के उन गुणधर्मों पर आधारित होती हैं, और द्रव अवस्था के क्या गुण हैं और कौन सी दैनिक जीवन की घटनाएं हैं जो उस द्रव अवस्था के द्वारा क्या की जा सकती हैं, परिभाषित की जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। उन सभी चीज़ों को हमने देखा। मिलते हैं अगली क्लास में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।